एक अचानक विस्फोट, 5 वर्ग मील में फैली आग और 3.2 तीव्रता का भूकंप। 18 सितंबर 2024 की सुबह सुबह रूसी नागरिकों की नींद खुली। उन्हें तब तक पता ही नहीं था कि डिपो का सबसे बड़ा गोला बारूद भस्म हो चुका है। लेकिन उस रात सिर्फ यही एक हताहत नहीं हुआ था। टोरोपेट्स डिपो के नष्ट होने के साथ ही रूस के युद्ध के उद्देश्य भी मानो समाप्त हो गए। मॉस्को से लगभग 230 मील उत्तर पश्चिम में स्थित टोरोपेट्स यूक्रेनी सीमा से 500 किलोमीटर या 310 मील से भी ज्यादा दूर है। लगभग 13,000 की आबादी वाला टोरोपेट्स शहर न केवल रूसी मानकों के हिसाब से छोटा है, बल्कि इसकी आबादी भी काफी कम है। ट्वेर ओब्लास्ट में स्थित बेलारूस और बाल्टिक राज्यों की सीमाओं से ज्यादा दूर नहीं, टोरोपेट्स रूस के एक शांत ग्रामीण इलाके में स्थित है, जिसे देश के बड़े रणनीतिक मानचित्र में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका जनसंख्या घनत्व कम है, इसकी सड़कें शांत हैं और इसका बुनियादी ढांचा सीमित है। सतही तौर पर यह एक ऐसी जगह लगती है जो किसी भूगोल की पाठ्य पुस्तक में एक फुटनोट की तरह काम आ सकती है। शांत, दूरस्थ और राजनीतिक या सैन्य निर्णय लेने के केंद्रों से दूर। लेकिन इन्हीं कारकों के संयोजन, कम जनसंख्या, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और अपेक्षाकृत गुमनामी ने टोरोपेट्स को रूसी सेना के लिए गोला बारूद डिपो स्थापित करने के लिए एक आकर्षक स्थान बना दिया। तर्क सीधा था, कम आबादी वाले इलाके में दुर्घटना की स्थिति में नागरिकों के हताहत होने का जोखिम कम होता है और बड़े शहरों के पास स्थित उच्च स्तरीय सैन्य केंद्रों की तुलना में यह सुविधा विदेशी खुफिया सेवाओं के लिए कम ध्यान देने योग्य होगी। हालांकि टोरोपेट्स स्थित डिपो कोई साधारण गोला बारूद भंडारण स्थल नहीं था। रूसी रसद प्रक्रियाओं से परिचित सैन्य विश्लेषकों के अनुसार यह स्थापना संभवतः एक गहन रणनीतिक योजना का हिस्सा थी। रूसी सशस्त्र बलों ने हाल के वर्षों में अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण भंडारण और आपूर्ति केंद्रों को अग्रिम पंक्ति के क्षेत्रों से हटाकर कम ध्यान आकर्षित करने वाले ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित कर दिया है। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, यह आधुनिक सटीक युद्ध के सामने जीवित रहने की क्षमता का भी मामला है। आधुनिक संघर्षों ने दर्शाया है कि सक्रिय युद्ध क्षेत्रों के निकट स्थित बड़े केंद्रीकृत डिपो सटीक निर्देशित हथियारों और ड्रोन हमलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। टोरोपेट्स जैसे दूरस्थ, कम प्रमुख शहर में डिपो स्थापित करके रूसी सेना निरंतर निगरानी के रडार के नीचे अपनी उपस्थिति को छिपा सकती है। उपग्रह और टोही विमान अभी भी इस सुविधा का पता लगा सकते हैं, लेकिन एक शांत शहर में स्थित होने, जहां सैन्य यातायात न्यूनतम है और सैनिकों की कोई स्पष्ट संख्या नहीं है, के कारण विरोधियों के लिए एक वास्तविक उच्च मूल्य वाले लक्ष्य और एक कम प्राथमिकता वाले रसद केंद्र के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा टोरोपेट्स का स्थान एक और लाभ प्रदान करता है। यह उन परिवहन मार्गों पर स्थित है जो मध्य रूस को पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ते हैं। इससे बेलारूस और यूक्रेन तथा बाल्टिक क्षेत्र के निकट कार्यरत रूसी इकाइयों की ओर गोला बारूद और आपूर्ति की कुशल आवाजाही संभव हो पाती है। यहाँ एक डिपो एक महत्वपूर्ण द्वितीय श्रेणी आपूर्ति बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। अग्रिम पंक्तियों से इतनी दूर की अपेक्षाकृत सुरक्षित हो, लेकिन इतना निकट भी कि रणनीतिक स्थिति बदलने पर शीघ्र पुनः आपूर्ति संभव हो सके। लेकिन इसे कोई साधारण डिपो कहना सिर्फ इसके स्थान के कारण नहीं है। रिपोर्टों से पता चलता है कि इस सुविधा में पारंपरिक तोपों के गोले और राइफल के गोला बारूद के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। ओपन सोर्स इमेजरी विश्लेषण और इंटरसेप्टेड संचार के आधार पर ऐसी अटकलें हैं कि टोरोपेट्स डिपो में उन्नत हथियार हैं, जिनमें संभवतः लंबी दूरी की मिसाइल के पुर्जे, सटीक निर्देशित रॉकेट और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए डिजाइन की गई प्रणालियां भी शामिल हैं। ऐसा भंडार इस डिपो को एक नियमित रसद स्थल से रूस की व्यापक युद्ध क्षमता में एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदल देगा। टोरोपेट्स का चुनाव आधुनिक युद्ध के विकास के प्रति रूस की बढ़ती जागरूकता को भी दर्शाता है। अतीत में गोला बारूद के भंडार अक्सर भारी सुरक्षा वाले सैन्य ठिकानों में स्थित विशाल फैले हुए परिसर होते थे। आज भेद्यता को कम करने के लिए इन्हें तेजी से फैलाया, छिपाया और नागरिक जैसे वातावरण में स्थापित किया जा रहा है। टोरोपेट्स की ग्रामीण परिवेश और कम आबादी के कारण गोपनीयता बनाए रखना, पहुंच को नियंत्रित करना और ध्यान आकर्षित किए बिना सुविधा को आसपास के वातावरण में एकीकृत करना आसान हो जाता है। फिर भी इस रणनीति में जोखिम है। अगर ऐसा कोई डिपो खोजा गया और उसे निशाना बनाया गया तो टोरोपेट्स जैसे शहर के लिए परिणाम भयावह हो सकते हैं। गोला बारूद डिपो में अस्थिर पदार्थ होते हैं, तोप के गोले, रॉकेट प्रणोदक, विस्फोटक, जो अगर प्रज्वलित हो जाएं तो बड़े पैमाने पर द्वितीयक विस्फोट कर सकते हैं। कम जनसंख्या घनत्व द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा कवच वास्तविक है, लेकिन हमले की स्थिति में विस्फोट का दायरा अभी भी बुनियादी ढांचे को व्यापक विनाश का कारण बन सकता है और संभावित रूप से शेष नागरिक आबादी को विस्थापित कर सकता है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से टोरोपेट्स में इतनी महत्वपूर्ण सुविधा का अस्तित्व
भविष्य में तनाव बढ़ने की स्थिति में इस शहर को एक संभावित लक्ष्य भी बनाता है। यूक्रेन और उसके सहयोगी रूस द्वारा रणनीतिक संपत्तियों को छिपाने के प्रयासों से अवगत अग्रिम पंक्ति से दूर ग्रामीण क्षेत्रों की गहन जांच कर रहे हैं। उन्नत आईएसआर, खुफिया निगरानी, टोही प्रणालियां, उपग्रह चित्रों, सिग्नल अवरोधन और मानवीय खुफिया जानकारी का संयोजन रूस के लिए ऐसे डिपो को पूरी तरह से छिपाए रखना कठिन बना रही हैं। यदि टोरोपेट्स स्थल पर रणनीतिक हथियार होने की पुष्टि हो जाती है तो यह लंबी दूरी के हमलों या तोड़फोड़ अभियानों के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य बन सकता है। संक्षेप में, टोरोपेट्स गोला बारूद डिपो सिर्फ एक और रसद संबंधी फुटनोट नहीं है। यह इस बात का एक सूक्ष्म रूप है कि रूस अपनी सैन्य रसद व्यवस्था को उस दुनिया के लिए कैसे ढाल रहा है जहां निगरानी निरंतर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक हमले संभव हैं और नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। जो एक सुप्त, भुला हुआ शहर लगता है, वह वास्तव में एक बहुत बड़ी रणनीतिक श्रृंखला का आधार बन सकता है। रूसी सेना देश को कमान और नियंत्रण के लिए अलग अलग सैन्य जिलों में विभाजित करती है। संभवतः सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जिला पश्चिमी सैन्य जिला है, जहां टोरोपेट्स स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में लड़ रही अधिकांश रूसी सेनाएं मोर्चे पर पहुंचने के लिए इसी जिले से होकर गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप यूक्रेन में युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों और सामग्रियों का विशाल जमावड़ा है। रूसी सेना को प्रतिदिन भारी मात्रा में गोला बारूद की आवश्यकता होती है। इसलिए रूस के अवैध युद्ध में शामिल इकाइयों को जारी करने से पहले इस गोला बारूद को संग्रहित करने के लिए बड़े डिपो की आवश्यकता होती है। यहीं पर टोरोपेट्स की भूमिका आती है। चूंकि आपात स्थिति में गोला बारूद डिपो को अलग थलग इलाकों में होना जरूरी होता है, इसलिए टोरोपेट्स स्थित डिपो रूस के अन्य हिस्सों से गोला बारूद प्राप्त करने के लिए एक आदर्श स्थान था, जहां से उसे रेलगाड़ी में लादकर बेलगोरोड जैसे स्थानों पर भेजा जाता था, जहां रूसी सेना उसे अग्रिम पंक्ति के सैनिकों तक पहुंचाती थी। लेकिन चूंकि इस तरह के गोला बारूद डिपो के लिए भूमिगत बंकरों और सुरंगों, अग्निशमन प्रणालियों और दूरदराज के जंगलों जैसी कुछ गंभीर सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्राकृतिक अग्निरोधक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काटा जा सके, इसलिए इन डिपो के लिए ज्यादा जगह नहीं है। और यूक्रेन यह जानता था। यही वजह है कि टोरोपेट्स हमले के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गया। आधी रात के ठीक बाद यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर उत्तरी यूक्रेन में अपने कमांड बंकरों में इकट्ठा हुए। युद्ध शुरू होने के बाद से ड्रोन ऑपरेटर बिना किसी की नजर पड़े अपने घातक पेलोड लॉन्च करने में माहिर हो गए हैं। चूंकि थर्मल इमेजिंग से सैनिक रात में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए दिन में उनकी ड्रोन इकाइयों के साथी सदस्य रात में इस्तेमाल के लिए ड्रोन को हथियार बंद करके सावधानी से छिपा देते थे। जैसे ही ऑपरेटर अपने बंकर में इकट्ठा होते हैं, उन्हें रूसी खतरे के आकलन और मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। उस रात मौसम शांत और सुहावना होता है और कोई तेज तूफान उनकी नजर में बाधा नहीं डालता। चूंकि उन्हें पूरी तरह कैमरों पर निर्भर रहना होता है, इसलिए यह जरूरी है कि ऑपरेटर देख सकें कि वे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा सीमा के पास रूस की हवाई सुरक्षा व्यवस्था काफी सघन है, इसलिए उन्हें रडार की न्यूनतम ऊंचाई से नीचे उड़ान भरनी होगी ताकि उन्हें देखा न जा सके और मार गिराया न जा सके। अपनी ब्रीफिंग पूरी होने के बाद ऑपरेटर अपने कंसोल पर बैठते हैं और लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू करते हैं। लगभग 100 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भरने में इकाइयों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। इस बीच वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ज्ञात रूसी वायु रक्षा नेटवर्क के बीच से गुजरते हैं। जैसे जैसे ड्रोन नजदीक आते हैं, वे रात के आकाश में रोशन टोरोपेट्स को देख सकते हैं। सीमा से इतनी दूर होने के कारण रूसी कमांडरों ने रूसी आबादी को डराने से बचने के लिए ब्लैकआउट प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं। हालांकि इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि आज रात हर ड्रोन को यह साफ दिखाई दे कि उसे कहां जाना है। जमीन पर नींद में डूबे रूसी सैनिक अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हैं। भर्ती होने के कारण उन्हें बहुत कम प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि सभी अनुबंधित सैनिकों को यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों में भेज दिया गया है। नतीजतन उन्हें अपने रडार चलाने का ज्ञान कम है और उनका अनुशासन तो और भी कम। अगर उस सुबह उन्होंने ध्यान दिया भी था, जो रूसी सेना में व्याप्त नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग को देखते हुए संदिग्ध है, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि उनकी स्क्रीन पर 50 से ज्यादा ड्रोन किसी तरह की अव्यवस्था हैं। लेकिन वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 3:40 बजे पहला ड्रोन परिसर में घुस आया। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ड्रोनों ने अपना निशाना साधा और पूरे बेस में आग लगा दी। लेकिन यह सब नहीं था। बाद में यूक्रेनियों ने स्वीकार किया कि जब डिपो में कई बड़े विस्फोट हुए तो उनके ड्रोनों से हुए नुकसान से वे स्तब्ध रह गए। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज में देखा जा सकता है, द्वितीयक विस्फोट से आसमान में आग के बड़े बड़े गोले उठे और 5 वर्ग किलोमीटर में फैला पूरा डिपो आग की लपटों में घिर गया। रूसी पुलिस और सैन्य टुकड़ियों ने तुरंत निवासियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया।
उन्होंने रेलवे स्टेशन बंद कर दिया और पूरे हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए। चेरनोबिल के पिघलने के दौरान प्रिप्यात को खाली कराने के दृश्य याद दिलाते हैं, जहां रूसी सैन्य और नागरिक अग्निशमन दल आग बुझाने के लिए आगे आए और निवासियों को उनके बिस्तरों से खींचकर भागने को कहा गया। हालांकि बाद में रूसी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि रूसी वायु रक्षा बलों ने 56 ड्रोन मार गिराए, जिसके मलबे से आग भड़क उठी, लेकिन भौतिक साक्ष्य कुछ और ही कहते हैं। नॉर्वे जैसे दूर दराज के पश्चिमी मौसम विज्ञान केंद्रों के अनुसार उन्होंने रिक्टर पैमाने पर 2.0 से लेकर लगभग 3.2 तक की असामान्यताएं दर्ज की। इन छोटे विस्फोटों से डिपो के अंदर 90 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। इससे लगी आग इतनी भयावह थी कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। लेकिन यूक्रेन ने इतनी भारी तबाही मचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, यह देखते हुए कि यह डिपो पश्चिमी देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी जात हथियारों की पहुंच से बाहर था। चूंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस में गहराई तक हमला करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए यूक्रेन को अपने घरेलू लंबी दूरी के हथियार उद्योग को विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लागत और उत्पादन की गति की तुलना में इनके नुकसान के कारण लंबी दूरी के ड्रोन यूक्रेन का पसंदीदा पहचान पत्र बन गए हैं, जो अपने सीमित रक्षा संसाधनों से अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता है। पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने अपने हथियार उद्योग में भारी निवेश किया है और ड्रोन उत्पादन में सबसे बड़ी प्रगति हुई है। 2024 के अंत तक 10 लाख ड्रोन बनाने के संकल्प के साथ यूक्रेन अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन कोई साधारण फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन नहीं थे। लगभग 500 किलोमीटर की मारक क्षमता और मजबूत बंकरों पर हमला करने की क्षमता के साथ यूक्रेन को एक लंबी दूरी के ड्रोन की जरूरत होगी जो जबरदस्त मारक क्षमता रखता हो। लेकिन लंबी दूरी के ड्रोन उत्पादन के लिए समर्पित 10 से ज्यादा यूक्रेनी कंपनियों के नवाचारों की बदौलत देश की सेना के पास कई विकल्प मौजूद हैं। अपनी सबसे हालिया घोषणा में यूक्रेन ने कहा कि उसने एक ड्रोन मिसाइल विकसित की है जिसने अगस्त 2024 के अंत में अपना पहला हमला दर्ज किया। हालांकि इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है और अगर यह सच भी है तो भी यह हथियार इस्तेमाल होने की संभावना नहीं है। यह देखते हुए कि यह बिल्कुल नया है और टोरोपेट्स हमले में कम से कम 50 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे, ऐसे कई संभावित हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने हमले में किया होगा। इनमें से पहला है UJ-26 बीवर। अपने प्रतिष्ठित बॉबटेल डिजाइन और लगभग 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बीवर यूक्रेन के लिए एक बेहद घातक और सस्ता हथियार है। लगभग 20 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस बीवर कम लागत में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से इस ड्रोन का इस्तेमाल मॉस्को में दूर दराज के ठिकानों पर हमला करने के लिए अक्सर किया जाता रहा है और खबर है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। एक और संभावित उम्मीदवार द्विविमान जैसा दिखने वाला ड्रोन है, जिसे बोलचाल की भाषा में लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड, जो छोटे द्विविमान मॉडल वाले ड्रोन AQ-400 साइट पर आधारित है, मूलतः एक विशाल वारहेड वाला एक उन्नत RC द्विविमान है। अपने बड़े आकार और धीमी गति के बावजूद इसकी कथित सीमा लगभग 750 किलोमीटर है, जो टोरोपेट्स की मारक दूरी के भीतर है। यूक्रेन द्वारा डिपो पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया आखिरी संभावित ड्रोन स्काईरेंजर निंजा है। रूसी कारखानों और अपार्टमेंट इमारतों में दुर्घटनाग्रस्त होते देखे गए A-20 फॉक्सबैट के आकार जैसा स्काईरेंजर इसका एक नया और बेहतर संस्करण है। दिन या रात में 360 डिग्री दृश्य प्रदान करने वाले उन्नत कैमरों के साथ स्काईरेंजर GPS निषेधित वातावरण में काम करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा इसका पेलोड एक OFAB 100 वैक्यूम बम से युक्त है, जो विस्फोटकों से भरे इलाकों में भीषण आग लगाने के लिए एक आदर्श हथियार होगा। हालांकि हम शायद कभी यह नहीं जान पाएंगे कि यूक्रेन ने हमले में किस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए भारी विनाश के कारण एक बात तो तय है कि इस हमले ने युद्ध की दिशा बदल दी। रूस के लिए उसकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यूक्रेन में अपनी नाजुक आपूर्ति लाइनों को बनाए रखना है। जैसा कि कई उदाहरणों से पता चला है, रूसी सेना अपने सैनिकों को ईंधन, भोजन, गोला बारूद, चिकित्सा आपूर्ति और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने में बेहद अक्षम है। टोरोपेट्स जैसे प्रमुख गोला बारूद डिपो के नष्ट होने से निकट भविष्य में युद्ध संचालन पर सीधा असर पड़ेगा। एक एस्टोनियाई रक्षा अधिकारी के अनुसार इस्कैंडर, स्कारब, FAB वैक्यूम बम और तोपखाने के गोले की मात्रा को देखते हुए वहां लगभग 30,000 टन विस्फोटक मौजूद थे। विस्फोटकों की इस मात्रा को समझने के लिए जब 1945 में अमेरिका ने ड्रेसडेन पर बमबारी की थी, तो उस रात अमेरिकी विमानों ने लगभग 3,900 टन विस्फोटक गिराए थे। इसका मतलब है कि टोरोपेट्स पर हमला ड्रेसडेन हमले से 7 गुना ज्यादा बड़ा था। दूसरे शब्दों में, उस सारे हथियार का संयुक्त विस्फोटक उत्पादन लगभग 750,000 तोपों के एक साथ फटने के बराबर था। रूसी गोला बारूद के इस्तेमाल के आंकड़ों के विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार रूसी उत्तरी सेना समूह, जो अभी यूक्रेन के कुर्स्क से सीधे मुकाबला कर रहा है, के पास लगभग 2 से 3 महीनों तक गोला बारूद की कमी रहेगी। हालांकि
इसके परिणाम रूसी बंदूकों और गोला बारूद वाहनों की कमी से कहीं आगे तक जा सकते हैं। पुतिन ने रूस पर युद्ध के प्रभावों को लगातार नकारा या कम करके आंका है। वह लगातार इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे वहां कुछ हो रहा हो और आम रूसी नागरिक की पहुंच से दूर हो। हालांकि परमाणु हथियारों जैसे विशाल मशरूम बादलों की तस्वीरें रूसी नागरिकों में यह विश्वास जगाने में कोई मदद नहीं करती कि यूक्रेन में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि यह घटना अपने आप में पुतिन के खिलाफ तुरंत रुख नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके इस तर्क को पुष्ट नहीं करती कि यूक्रेन में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हालांकि इस हमले का रूसी जनता पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन के लिए इसके दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ होंगे। यह दर्शाकर कि उसके दूर दराज के गोला बारूद डिपो हमले के लिए असुरक्षित हैं, यूक्रेन रूस को अपनी पहले से ही कम आपूर्ति लाइनों को और बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। कम गोला बारूद और धीमी आपूर्ति के साथ रूसी सेनाएं यूक्रेनी सैन्य और नागरिक ठिकानों दोनों पर अपनी गोलाबारी की गति अनिवार्य रूप से धीमी कर देंगी, जिससे संपर्क रेखाओं पर तनाव कम होने की उम्मीद है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सितंबर में खुलासा किया था, यूक्रेन की युद्धकालीन रणनीति का एक और पहलू भी है, जिसे जनता की नजरों से दूर रखा जाता है और केवल कुछ भरोसेमंद सलाहकारों और सैन्य नेताओं के साथ ही साझा किया जाता है। पर्दे के पीछे जेलेंस्की ने एक अति गोपनीय योजना, एक राजनीतिक खाका तैयार किया है, जिसे वह सीधे व्लादिमीर पुतिन के सामने पेश करना चाहते हैं जब उनके अपने शब्दों में सही समय आएगा। इस योजना के अस्तित्व ने राजनयिक और खुफिया हलकों में अटकलों को जन्म दिया है। हालांकि इसकी सटीक सामग्री गोपनीय रखी गई है। कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह मूलतः एक प्रस्तावित समझौता है, जो यूक्रेन के पक्ष में शर्तों पर भीषण युद्ध को समाप्त करने का एक प्रयास है। ऐसा कदम असाधारण होगा, न केवल इसलिए कि इसका मतलब होगा कि यूक्रेन हताशा के बजाय विश्वास की स्थिति से बातचीत करेगा, बल्कि इसलिए भी कि यह लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देगा कि यह युद्ध केवल एक पक्ष के पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप से ही समाप्त हो सकता है। जेलेंस्की के नजरिए से समय ही सब कुछ है। इस योजना को बहुत पहले, जब यूक्रेनी सेनाएं दबाव में हैं या जमीन खो रही हैं, पेश करना इसे कमजोरी से उपजी रियायत जैसा दिखाएगा। हालांकि यूक्रेन को एक निर्णायक सामरिक या प्रतीकात्मक जीत मिलने तक इंतजार करने से उन्हें पुतिन के सामने शांति की गुहार लगाने वाले एक हताश नेता के रूप में नहीं, बल्कि समझौते की शर्तें तय करने वाले एक राजनेता के रूप में पेश होने का मौका मिल सकता है। सही समय एक सफल जवाबी हमले, रूस की एक बड़ी सैन्य विफलता या वैश्विक गठबंधनों में बदलाव के साथ मेल खा सकता है, जो मास्को को पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग कर देता है। विश्लेषकों का सुझाव है कि इस योजना में युद्ध के कुछ सबसे विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल होने की संभावना है। क्रीमिया की स्थिति, डोनबास क्षेत्र का भविष्य, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी सैनिकों की उपस्थिति या वापसी। यदि, जैसा कि संदेह है, शर्तें कीव के पक्ष में भारी पड़ती हैं, तो वे यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं की पूर्ण बहाली, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मास्को से क्षतिपूर्ति और नाटो या सहयोगी देशों के गठबंधन से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की मांग कर सकती हैं। पुतिन के लिए ऐसी शर्तों को स्वीकार करने का मतलब होगा रणनीतिक हार स्वीकार करना। एक ऐसे नेता के लिए यह एक कड़वी गोली है जिसने एक विजयी विशेष सैन्य अभियान के आख्यान पर अपनी घरेलू वैधता दांव पर लगा दी है। लेकिन इन्हें अस्वीकार करना जोखिम भरा भी हो सकता है। अगर यूक्रेन सैन्य लचीलापन दिखाने और पश्चिमी देशों के स्पष्ट समर्थन के साथ यह योजना पेश करता है, तो क्रेमलिन द्वारा सार्वजनिक रूप से इसकी अस्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन की नैतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है और रूस की कूटनीतिक पकड़ को और कम कर सकती है। यहीं पर भू राजनीतिक पैंतरेबाजी की बारीकियां सामने आती हैं। यूक्रेन के अनुकूल एक समझौता योजना केवल एक सैन्य या क्षेत्रीय प्रस्ताव नहीं है, यह राजनीतिक युद्ध का एक हथियार है। इस तरह की योजना को भले ही अस्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक करके जेलेंस्की एक साथ कई लोगों की धारणाओं को प्रभावित करने का लक्ष्य रख सकते हैं। यूक्रेनी जनता इस विचार को पुष्ट करने के लिए कि उनके बलिदान का एक उद्देश्य है, पश्चिमी सहयोगियों यह दिखाने के लिए कि निवेश करने लायक एक अंतिम रणनीति है, और यहां तक कि रूसी जनता इस संदेह के बीज बोने के लिए कि क्या उनकी सरकार युद्ध को अनावश्यक रूप से लंबा खींच रही है। पुतिन पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव का एक तत्व मौजूद है। लंबे युद्धों में उलझे नेताओं को अक्सर ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब दुश्मन ऐसी शर्तें पेश करता है जो पहली नजर में अस्वीकार्य तो लगती हैं, लेकिन सत्ताधारी अभिजात वर्ग के भीतर आंतरिक विभाजन पैदा करती हैं। अगर रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के कुछ हिस्से, सैन्य कमांडर, कुलीन वर्ग, क्षेत्रीय गवर्नर जेलेंस्की की शर्तों को अनिश्चितकालीन युद्ध और प्रतिबंधों के बेहतर विकल्प के रूप में देखने लगें, तो इससे पुतिन के निर्णय लेने वाले समूह में दरार पैदा हो सकती है। हालांकि
जेलेंस्की के लिए जोखिम भी उतने ही वास्तविक हैं। अगर योजना सही समय से पहले बहुत विस्तार से सार्वजनिक हो जाती है तो रूस इसका इस्तेमाल दुष्प्रचार के तौर पर कर सकता है और यूक्रेन को अपमानजनक शर्तें थोपने की कोशिश करते हुए दिखा सकता है। इससे रूसी राष्ट्रवाद भड़क सकता है, क्रेमलिन का रुख सख्त हो सकता है और किसी भी कूटनीतिक शुरुआत की संभावना कम हो सकती है। यह भी खतरा है कि कुछ पश्चिमी सहयोगी जो अपने आर्थिक या राजनीतिक कारणों से युद्ध का अंत देखना चाहते हैं, यूक्रेन पर समय से पहले ऐसी शर्तें पेश करने या स्वीकार करने का दबाव डाल सकते हैं, जिससे जेलेंस्की द्वारा सोची गई सावधानीपूर्वक समय सीमा का उल्लंघन हो सकता है। इस रणनीति को इतना दिलचस्प इसलिए बनाता है क्योंकि यह न तो विशुद्ध सैन्य है, न विशुद्ध कूटनीतिक और न ही विशुद्ध मनोवैज्ञानिक। यह एक साथ तीनों पहलुओं पर केंद्रित है। यूक्रेन में युद्ध ने पहले ही यह दिखा दिया है कि युद्ध का मैदान और बातचीत की मेज अलग अलग क्षेत्र नहीं बल्कि एक ही संघर्ष के विस्तार हैं। समझौते की योजना पहले से ही तैयार करके जेलेंस्की यूक्रेन को इस स्थिति में ला रहे हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल हों तो वह तुरंत लड़ाई से बातचीत की ओर रुख कर ले, ताकि अधिकतम लाभ के संभावित अवसर का फायदा उठाने में समय न गंवाया जा सके। अंततः यह अति गोपनीय योजना पुतिन के हाथ में पहुंचेगी या नहीं, यह युद्ध क्षेत्र के घटनाक्रमों, घरेलू राजनीतिक दबावों और दोनों नेताओं की अप्रत्याशित गणनाओं के अस्थिर मिश्रण पर निर्भर करेगा। लेकिन यह तथ्य कि ऐसी योजना मौजूद है और इसकी शर्तें यूक्रेन के अनुकूल मानी जा रही हैं, युद्ध की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह याद दिलाता है कि भीषण युद्ध के बीच भी कागज पर शब्दों का शांत मसौदा तैयार करना रणनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि जमीन पर टैंकों की आवाजाही। हालांकि पुतिन एक दबंग है और दबंगों को सिर्फ बल प्रयोग ही समझ आता है। जेलेंस्की को ये शर्तें तब रखनी चाहिए जब यूक्रेन सत्ता में हो, रूस के युद्ध के साधनों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करके। इससे उन्हें बातचीत की मेज पर अच्छी स्थिति मिल जाएगी। अभी के लिए बाय।